गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरदीप सिंह सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अपने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे उपराष्ट्रपति की, जिसमें हमने बात की थी अनुच्छेद 63 से लेकर 68 तक। कंटिन्यूसी टॉपिक में नेक्स्ट अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 का संबंध उपराष्ट्रपति पद की शपथ से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ की बात करें तो इन्हें शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और उपराष्ट्रपति पद के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए ये पद एवं गोपनीयता की शपथ उपराष्ट्रपति लेता है। अब दोस्तों आर्टिकल 63 से 69 तक के आर्टिकलों के उपरांत कुछ एक आर्टिकल और भी हैं जो उपराष्ट्रपति से संबंध रखते हैं, जैसे कि 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने वाली अनियमितताओं की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। तो यदि इसके चुनाव में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं हो जाती हैं तो उन अनियमितताओं की जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को प्रदान किया गया है। यहां एक चीज अपने और पूछ सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनावों में निर्वाचन अधिकारी किसे बनाया जाता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी जो बनाया जाता है वो राज्यसभा का महासचिव होता है। उसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। जैसे अपने पहले बात की थी कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव जो लाया जाता है, तो उस महाभियोग प्रस्ताव को यदि प्रस्तुत करना हो तो पहले कौन से सदन में किया जाएगा, ऐसा भी कई कंपटीशनों में पूछा गया है। तो इसके लिए प्रावधान किया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाना है तो यह प्रस्ताव पहली बार राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा से पारित होने के बाद महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा। दोनों सदन 2/3 बहुमत से स्वीकृति देंगे, तब उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाएगा। इसके अलावा जैसे अपने आहर्ताओं या शर्तों की जो बात की थी, उन शर्तों के तहत अपने राष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 अनुमोदक व 50 प्रस्तावक सदस्यों की स्वीकृति ली जाती है जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करता है। तो ऐसे ही अनुमोदक और प्रस्तावक के रूप में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी रखी गई है। ये 20 अनुमोदक व 20 प्रस्तावक सदस्यों की स्वीकृति उपराष्ट्रपति के चुनाव में लेनी अनिवार्य रखी गई है।
इसके अलावा जैसे हमने वेतन की बात की थी, तो वेतन में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख निर्धारित किया गया है, तो उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का वेतन जो उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, ये 4 लाख होगा। इसके अलावा अपने से पेंशन के बारे में पूछा जाता है, तो पेंशन जो इन पदों के लिए रखी गई है वो मूल वेतन का 50% होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को जो पेंशन मिलेगी वो 2 लाख रुपए प्रति माह दे होगी। तो ये इनकी पेंशन की व्यवस्था की गई है अभी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति में अपने से कुछ चीजें और पूछी जाती हैं, जैसे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो प्रथम उपराष्ट्रपति की यदि हम बात करते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। उसके बाद सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 2 व्यक्तियों का नाम आता है भी। इसमें सबसे तो पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हमीद अंसारी, इन दोनों का ही कार्यकाल 10-10 वर्ष रहा है। तो सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में ये 2 उपराष्ट्रपति जाने जाते हैं। यदि सबसे कम कार्यकाल की यदि हम बात करें तो कम कार्यकाल के रूप में वीवी गिरि जी का नाम आता है, जो 2 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। तो ये सबसे कम कार्यकाल में गिने जाते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति में अपने से एक चीज और पूछी जा सकती है, वो है कि पद पर रहते हुए मृत्यु। तो पद पर रहते हुए मृत्यु कृष्णकांत शर्मा जी थे, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो उपराष्ट्रपति के रूप में अपने से पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट, अपना टॉपिक रहेगा महान्यायवादी। महान्यायवादी की जब बात करते हैं तो ये भी भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 5 व अनुच्छेद 76 के तहत इस पद को अपनाया गया है। महान्यायवादी के केंद्र में पद क्रम की यदि हम बात करें तो महान्यायवादी के बाद अतिरिक्त
महान्यायवादी का पद आता है। यदि इसको हम अंग्रेजी में बात करें तो महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल और अतिरिक्त महान्यायवादी को सॉलिसिटर जनरल के नाम से संबोधित करते हैं। और इसके बाद अतिरिक्त या जिसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है, वो तीसरा पद केंद्र में सर्जित किया गया है। तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल, फिर सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये 3 पद हैं जो केंद्र में विधि अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। तो भारत के सबसे बड़े विधिक सलाहकार की जब बात आती है तो ये विधिक सलाहकार के रूप में या विधिक अधिकारी के रूप में महान्यायवादी का नाम आता है। और महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक परामर्श देने का कार्य करता है। अब दोस्तों यहां एक चीज अपने से और पूछी जाती है कि महान्यायवादी के पद पर कार्य कौन करता है। तो महान्यायवादी के पद पर कार्य करने के लिए संविधान में जो प्रावधान किया गया है वो है सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसे महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाता है। और नियुक्ति के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो अधिकतम 70 वर्ष निर्धारित की गई है। ये इनके लिए आयु सीमा निर्धारित होगी। अब संवैधानिक बात करें तो संवैधानिक इकाइयों के अनुसार अनुच्छेद 76 के तहत संघ के लिए महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का अनुच्छेद 77 के तहत अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 थर्ड के तहत भारत सरकार के क्षेत्राधिकारों के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। तो इसको ये जो कर्तव्य निर्वाह का कार्य दिया गया है ये 76 थर्ड के तहत दिया गया है। अब अपने से एक चीज और पूछी जाती है कि ये कार्य जो करता है यह सरकार या जिसे हम कह सकते हैं संसद व राष्ट्रपति के मध्य द्विपक्षीय सलाहकार के रूप में कार्यों का निर्वाह करता है। अब जब
द्विपक्षीय सलाहकार के रूप में यह कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में महान्यायवादी संसद की बैठकों में हिस्सा ले सकता है। राष्ट्रपति की तरफ से संसद में प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्रपति को विधि परामर्श देने का कार्य करता है। तो ये जो उसके दायित्व निर्धारित किए गए हैं, ये महान्यायवादी के रूप में निर्धारित होंगे। लेकिन बैठकों में जब मत की बात आती है तो मत देने का अधिकार यहां महान्यायवादी को प्रदान नहीं किया गया। जैसे वर्तमान में अपने से यदि पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान के महान्यायवादी, तो अभी मुकुल रोहतगी जी महान्यायवादी के रूप में कार्य कर रहे हैं और रंजीत कुमार अतिरिक्त महान्यायवादी के रूप में इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस पद का जो सृजन किया गया है या इस पद का जो निर्माण किया गया है, ये मुख्य रूप से सरकार और राष्ट्रपति के मध्य एक संयोजक कड़ी के रूप में कार्य करने का कार्य करता है। अब अपने बात कर रहे थे संसदीय बैठकों में हिस्सा लेना। तो संसदीय बैठकों में जो हिस्सा लेने का इसको अधिकार प्राप्त है, वो अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसदीय बैठकों में हिस्सा लेने का अधिकार रखता है। अब इसके अलावा अपने से पूछ सकते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। अब महान्यायवादी की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है और पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही प्रदत्त होगा। तो नियुक्ति व पद से हटाने का अधिकार दोनों ही राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं और अपने कार्यों के लिए ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था महान्यायवादी के लिए भारतीय संविधान में की गई है। थैंक यू, धन्यवाद।